नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बात बिग बुलेटिन में एक बार फिर हम जाट आंदोलन की करने जा रहे हैं। 50 दिन के बाद ही सही, आखिरकार सरकार को राहत मिल ही गई। इस बार मनोहर सरकार आंदोलनकारियों को मनाने में कामयाब हो गई। रविवार को दिल्ली में सरकार और जाट प्रतिनिधियों के बीच समझौता हो गया और सोमवार को घटनास्थल पर बैठे आंदोलनकारियों ने भी समझौते पर अपनी सहमति जता दी और अब 26 मार्च तक धरने खत्म हो जाने की उम्मीद है। आंदोलनकारियों को मनाने के बाद सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी काफी राहत मिली है और सबसे बड़ी राहत मिली है आज दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था उसके स्थगित हो जाने से। बिग बुलेटिन में आज हम ये जो 50 दिन कैसे बीते इनकी बात करेंगे और इस समझौते के मायने क्या हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंच की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो कल इस समझौते से सहमत है वो हाथ ऊपर करे, यानी कि कुल मिला के सबने हाथ ऊपर कर लिए और कल जो दिल्ली में समझौता हुआ है उससे इन्होंने सहमति जता दी। दिल्ली में बनी सहमति पर अब उन लोगों की निर्णायक मुहर भी लगने लगी है जो प्रदेश के अलग अलग धरना स्थलों पर आंदोलन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये रोहतक में जसिया का धरना स्थल है और जब उन तक सरकार से हुए समझौते की खबर पहुंची तो उन्होंने भी एक सुर में सहमति जाहिर कर दी। मंच की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो कल इस समझौते से सहमत है वो हाथ ऊपर करे, यानी कि कुल मिला के सबने हाथ ऊपर कर लिए और कल जो दिल्ली में समझौता हुआ है उससे इन्होंने सहमति जता दी। सरकार के साथ बातचीत की मेज पर बैठने वाले यशपाल मलिक भी खुद धरना स्थलों पर पहुंचकर रायशुमारी कर रहे हैं। समझौते के मुताबिक 26 तारीख तक यही सिलसिला चलता रहेगा, जिसके बाद ज्यादातर धरने खत्म होने की उम्मीद है और सिर्फ चुनिंदा जगहों पर चंद पदाधिकारी ही सांकेतिक धरने के लिए मौजूद रहेंगे। कुछ कार्यवाही होनी है, कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई, सब एक जगह रहेंगे। जैसे घायलों के पेपर जाने हैं और मर्दों की नौकरी की बात है, तो ये सब लोग कागज इकट्ठे करने के, कोई किसी के घर न जाना पड़े, धरने पे ही सारा काम हो जाए, सब लोग सहायता करते रहे एक दूसरे। कब तक इंतजार करेंगे सरकार? 26 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, आगामी निर्णय उसमें लेंगे। बीते रोज सरकार और जाट नेताओं के बीच बनी सहमति के मुताबिक अब न सिर्फ प्रदेश बल्कि केंद्र में भी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में नियुक्तियां पूरी होने का इंतजार होगा। वहीं प्रदेश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आरक्षण पर फैसला आने के बाद सरकार इसके लिए नवी अनुसूची का रास्ता तैयार करेगी। मुकदमे वापसी की मांग पर भी सहमति बनी है। इन मामलों की समीक्षा की जाएगी और सिर्फ पिछले साल के मुकदमों की नहीं बल्कि 2010 से लेकर अब तक दर्ज सभी मुकदमे इसके दायरे में होंगे। सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को स्थायी नौकरी का भरोसा दिया है। साथ ही दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई को लेकर समझौता हुआ है। पिछले आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हुई हिंसा थी, उस हिंसा के समय के कुछ विषय पेंडिंग थे, कुछ केसेस की बात थी, उन केसेस की पुनर्समीक्षा करने की बात हमने कही है और मोटे तौर पर जाट समाज को न्याय मिले, ये सारी बात हमारी तय हो गई है। और मैं समझता हूं इसमें एक न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत एक जस्टिफिकेशन, जस्टिस के लिए ये सारी बातें करना सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। इन्हीं समझौतों का असर है कि न सिर्फ सरकार बल्कि जनता ने भी राहत की सांस ली है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में समझौते के मुताबिक सुलह होगी, 50 दिन पार जा चुके धरने खत्म होंगे और पुलिस के कड़े पहरे से निजात मिलेगी। ईटीवी न्यूज के लिए रोहतक से धीरेन्द्र कुमार के साथ चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।
इस स्पेशल रिपोर्ट के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जाट आंदोलनकारियों और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहत की सांस ली है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार जाटों के साथ है। चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, इन सब ने कभी भी जाटों को आरक्षण देने के लिए कभी मनाही नहीं की और ईमानदारी के साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी उसके लिए पैरवी की है। और जैसा कल समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे उनका दोबारा से सर्वे कराने की बात कही गई है। मैं समझता हूँ कोई ना कोई उसका समाधान निकले। मुख्यमंत्री जी और आंदोलनकारियों के बीच में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद एक बार ये जो भी आंदोलन चल रहा था वो एक बार रुक गया है, स्थगित हो गया है। तो आपने हमारे नेताओं को सुना, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और सांसद साहब क्या कह रहे थे ये भी सुना। अब आज 50 दिन का ये जो लेखा जोखा है और इससे क्या पाया क्या खोया, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे आज के बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे साथ कृष्णलाल हुड्डा साहब हैं, जाट नेता यशपाल मलिक गुट की ओर से आप जुड़े हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुनीता दुग्गल हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। रविंदर ढुल साहब का संबंध इनेलो से है। रंजीता मेहता जी कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हैं और इसके अलावा नंदिता हुड्डा सोशल वर्कर हमारे साथ हैं। संतोष दहिया जाट नेत्री भी हैं, सर्वखाप सरपंचायत की महिला अध्यक्ष भी हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करते हैं कृष्णलाल हुड्डा साहब का, दिल्ली से जुड़े हैं। हाँ जी, सारी मांगे मान ली गई, अब सरकार से जो जो आप चाह रहे थे सारी चीज़ों का निपटारा हो गया, बातचीत खत्म, धरने खत्म, ये माने हम? देखिए मुकेश राजपूत जी, कल हमारी सरकार के साथ वहाँ दिल्ली में बातचीत हुई है और बातचीत जब दोनों पक्ष सहमत हो जाए तो उसी के बाद बातचीत को अंतिम दौर में तभी अंतिम समझौता होता है। तो दोनों हम उस बातचीत से पूर्ण सहमत हुए, तभी हमने समझौता माना है। और आज हम सभी धरनों पे, कुछ धरनों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी आज गए हैं और कुछों पे कल जाएंगे। वो 3-4 दिन में सभी धरनों पे जाएंगे और सभी धरनों पे हमने अपनी जनता की राय ली है और पूरी जनता का पूरा समर्थन हमारे जो इस समझौते के साथ है। इसमें सरकार से जो बातचीत हुई है उसमें मुख्यमंत्री स्वयं, हुड्डा साहब ये जानना चाहेंगे आपकी जो मांगे थी वो सारी मांगे मान ली गई हैं, जिस हिसाब से आप चाहते थे वो सारी चीजें अब सरकार हामी भर चुकी है। तो मुख्य मांगे आपकी कौन सी थी जिसमें 50 दिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी? 50 दिन तक आप धरने पर बैठे रहे और पिछले जो 2 दिन थे शुक्रवार शनिवार, उसमें तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, रोहतक में भी, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी। तो अब कौन कौन सी मांगे मुख्य थी जिन पर सहमति बन गई, जिसके बाद आपने अब धरने उठाने का निर्णय ले लिया है? देखो हमारी मांगे 7 थी और 7 ही मुख्य मांगे थी। उसमें ये नहीं थी कि भी कोई मांग हमारी कोई ऐसे ही हमने फालतू जोड़ रखी थी। ये 7 मांगे वही थी जो पीछे सरकार ने हमारे साथ समझौते फरवरी 2016 में जो हुआ था उसमें मानी थी और हमारे लिए वो 7 मांगे बराबर थी। केंद्र में अगर राज्य में आरक्षण का मुद्दा ये कह रहे थे कि भाई कोर्ट में है तो उसको कह रहे थे, तो हम ये कह रहे थे सेंटर में देने में जो सरकार ने वादा किया था, सेंटर में देने में सरकार को क्या तकलीफ थी? उन्होंने 1 साल तक हमारे को ये आज तक किसी मामले में कोई पैरवी नहीं की। सेंटर के आरक्षण की मुख्य मांग थी। अब ये तो कोर्ट का सरकार ने जानबूझ के उसमें डाल दिया। दूसरी मांग हमारे जो बच्चे जो बगैर किसी दोष के उनको जेलों में डाल दिया, इतने झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ बना दिया, पूरे समाज को बदनाम करने का जो काम किया भाई उस तरह थे। जो दूसरी मांग हमारी ये भी मुख्य मांग थी। तीसरी मांग जो हमारे भाई शहीद हो गए, जो हमारे बच्चे शहीद हो गए, जो घायल हो गए, उनके घर वालों को उनको नौकरी, सरकारी नौकरी भी चाहिए, जो घायल हो गए उनको मुआवजा भी चाहिए। चौथी मांग थी जो सरकार ने मुआवजे दिए जो हमारे समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया,
जिस वजह से ये सारा ये कांड हुआ, जिन अफसरों की वजह से ये सारी, जिस तरह से अगर वो अफसर अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से निभाते तो शायद ये हरियाणा में किसी तरह का जो शांतिपूर्ण धरने हमारे 4-5 दिन से फरवरी 2000 में चल रहे थे वो किसी भी तरीके से शांति पर ये रहते, जैसे अभी 50 दिन तक चले। प्रशासन ने, यानी मुख्य जो आपकी 7 मांगे थी वो पूरी कर ली गई, लेकिन 50 दिन लगे इन मांगों को मनवाने के लिए। सुनीता दुग्गल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सरकार को बड़ी कामयाबी मिल गई। जाट आंदोलन जो है वो उठ गया है, धरने उठ जाएंगे 26 तारीख तक, तो सरकार की काफी बड़ी उपलब्धि आप मान रही होंगे इसको। मुकेश जी, हम इसको देखिए, हम उपलब्धि तो कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई अचीवमेंट होती है जिसके अंदर हम ये कहें कि भी हमारा जो प्रदेश का विकास हो रहा है या हम जो है तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसको हम उपलब्धि कहेंगे। ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी कोशिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की रही, जिसमें धैर्यपूर्ण तरीके से जो है वो एक समस्या जो है उस समस्या का समाधान निकाल लिया गया, और जिसमें हम ये कहेंगे कि भाईचारा जो है वो भी बना रहा और साथ के साथ जो है समस्या का समाधान भी हो गया। समय जरूर लगा उसमें, तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि हम इसमें ये कहें कि एक समस्या का समाधान जो है सरकार ने बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से निकाला, तो वो ज्यादा उचित होगा कहना। इसमें जो आप समस्या बता रही हैं, जाट आंदोलन, आरक्षण का जो आंदोलन है, इस समस्या के दौरान आपकी सरकार के कई इसमें चेहरे देखने को मिले। कभी सरकार बैकफुट पे नजर आई, कभी सरकार ने ऐसा रुख दिखाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा निवास में जैसे बात थी मुख्यमंत्री से मिलवाने की, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, वहां पर रामविलास शर्मा जी आपके माननीय मंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर गए, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। फिर जब दिल्ली कूच की बात हुई तो फिर मुख्यमंत्री जी बात करने पहुंचे। ये उतार चढ़ाव क्यों इतने? मन में नहीं था कि माने मांगे? मुकेश जी, मुझे लगता है कि सरकार की नीयत जो है वो शुरू से ही इस हक में थी कि इस समस्या का समाधान जो है वो निकले, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इस तरह से शायद उन लोगों को इंस्टिगेट कुछ इस तरीके से करते रहे, क्योंकि देखिए उन्होंने मांग की तो एक 5 सदस्यीय कमेटी हमारी अधिकारियों की बनी और उन अधिकारियों के साथ बकायदा पानीपत रिफाइनरी में 2 दौर की मीटिंग हुई और उस मीटिंग से काफी हमारे जो है नेतागण जो है वो संतुष्ट भी नजर आए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो है कुछ इस तरह की इंस्टिगेशन होती रही कि नहीं अब आप ये कहिए, अब आप ये कहिए, क्योंकि फिर उसके बाद ये कहा गया कि नहीं हमें जो पॉलिटिकल उसके अंदर जो लीडर्स हैं वो हमें इन्वॉल्व चाहिए उसमें। तो उसके बाद ये कहने के बाद जो है हमारे 3 जो है मंत्रीगण, जिसमें कि रामविलास शर्मा जी ने जिसको हेड किया उस कमेटी को, तो वो 3 सदस्यीय कमेटी जो है उनके साथ उनकी 2 दौर की मीटिंग हुई। और उससे भी पहले, सबसे पहले ये शुरुआत जो हुई थी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो 40 खापों के जो हमारे प्रधान जो थे पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश के, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आकर मिले हरियाणा चंडीगढ़ में, और उन्होंने अपनी सहमति जताई कि सरकार जो है हमारी साथ है, सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। जी, सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, आपको भूल जाइए मैडम, हम कल परसों की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ कि स्टार्ट कहाँ से शुरुआत, वो बात खत्म होगी, वो पुरानी होगी बात। और वो जो आपके पास आ रहे थे खाप नेता, उनके बंदे वहां पे धरने पे बैठे ही नहीं थे, और जिनके लोग धरने पे बैठे थे उनको आप लोग बुला नहीं रहे थे। जब बातचीत करने के लिए बुलाया, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे नहीं, वो फिर बिदक के रोहतक पहुंच गए। और रोहतक पहुंचने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि 20 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, ट्रॉली से, बैलगाड़ी से दिल्ली को रोक देंगे। हरियाणा का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार की सांसें काफी फूल गई थी। सहमत हैं नंदिता हुड्डा जी, ये जो मैं कह रहा हूँ, इस रुख, ऐसा रुख रहा सरकार का? देखिए, मैं कहना चाहूंगी, जिस चीज को हम कह रहे हैं कि ये समाधान हमें नजर आ रहा है, पर ये एक्चुअली समाधान नहीं है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को जो देने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनको जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा और जब तक उस आधार से हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, जैसे एंटायर पॉपुलेशन का सर्वे किया जाना चाहिए और जो पैरामीटर हैं एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली। आपको बीच में रोक रहा हूँ, कुछ शायद आपके ऑडियो के साथ दिक्कत आ रही है। हम यही सवाल रविंद्र ढुल के पास लेकर चलते हैं। ढुल साहब, ये जो हल निकालने का दावा किया जा रहा है, हल निकलता नजर आ रहा है, 26 तारीख तक धरने भी समाप्त हो जाएंगे, धरनों पे बैठ के कागजात लिए जा रहे हैं, सरकार भी वो 7 मांगे मानने के लिए तैयार होगी जो जाट भाइयों ने उठाई थी। लेकिन यही सरकार कह रही थी कि पहले 7 मांगे आई, फिर 14 आई, फिर 21 हो गई। तो कहाँ गया वो 14 का आंकड़ा, 21 का आंकड़ा?
किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए मुकेश जी, मैं मानता हूं कि सरकार की फेलियर रही है इस मामले में। और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि जब मांग हुई समिति की तरफ से, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि न केवल समिति, हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ये स्पष्ट रूप से मांग थी। इवन जो है बजट सेशन के समय भी हमने मांग की थी कि जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही इसको जो है इस मुद्दे को डील करें। शब्द इसके लिए राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता ना कह करके, जैसे कि सुनीता दुग्गल जी ने कहा है, उनको कहना चाहिए था चुने हुए प्रतिनिधि जो कि सरकार इस समय पर चला रहे हैं, उनको आगे निकल के आना चाहिए था। उस समय पर ये नहीं निकले और इतना लेट जिस प्रकार से ये निकले, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो है दबाव के कारण से राज्य सरकार आगे बढ़ी है। वरना राज्य सरकार की तो कोई मंशा थी नहीं इस मामले को हल करने की। यदि इनकी मंशा होती इस मामले को हल करने की तो ये धरने शुरू करने की आवश्यकता न होती, क्योंकि ये से पहले फरवरी 2016 में मान चुके, उसके बाद में जून 2016 में भी इन्हीं मांगों के ऊपर इन्होंने माना। तो मैं आज के दिन में भी मानता हूं कि यदि सरकार इन मांगों को मान करके इनको पूरा कर दे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। वरना सरकार की मंशा के ऊपर कम से कम हमारी पार्टी को कोई संदेह नहीं है कि ये झूठ बोल रही है। जी चलिए, अब हम चल रहे हैं सर्व खाप और सर्व पंचायत की प्रधान के पास, धैया जी। अब बीच बीच में जब ये बात चलती थी आरक्षण की, तो आपके नेता आते थे, हम उनसे पूछते थे कि आरक्षण लेगा जाट, नहीं तो खड़ी कर देगा खाट। खाट खड़ी करी तब सरकार होश में आई, कुछ ऐसा कहेंगे आप? मुकेश जी, मैं इस चीज को दूसरी तरह से लेती हूँ। हाँ। देखिए, पहले भी जैसे कि सुनीता दुग्गल जी ने भी कहा कि खापों के पदाधिकारी भी मिले, दूसरे आरक्षण संघर्ष समितियों के लोग भी मिले। हाँ। लेकिन उस वक्त भी एक कमेटी बनाई गई थी और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनकी मीटिंग कराई गई थी। बावजूद इसके कुछ भी नहीं हुआ। कल जब समझौता हुआ है, उसमें कितना बड़ा एक ड्रामा चला। पहले रामविलास शर्मा जी के साथ मीटिंग होती है, उनकी एक वीडियो आती है, वो क्लिप सबने देखी, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है कि हाँ कल को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी मीटिंग होगी और तब एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरी तक ये मैसेज आया नहीं या मुझे ज्ञान नहीं। कितना एक बड़ा ताजुब उस वक्त हमें हुआ कि जब एक माननीय कैबिनेट मंत्री, वो हमने कहा मैडम शुरू में कि उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हुई इसमें जी, आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी की, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें भी उनके लिए बुरा लग रहा। हम ये कह रहे हैं कि 50 दिन का जो घटनाक्रम इस वाले आंदोलन का था, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं कि जब दिल्ली कूच करने की बात हुई तब बातचीत के लिए राजी हुए, 50 दिन तक संघर्ष करते रहे लोग, गर्मी में बैठकर बाहर इंतजार करते रहे कि शायद सरकार बुलाए या सरकार पास में आए, और जिन लोगों से वो बातचीत करना चाहते थे जाट आंदोलनकारी, उनमें मुख्यमंत्री एक थे, मुख्यमंत्री बातचीत के लिए नहीं आ रहे थे। देखिए मुकेश जी, मैं इसको एक बहुत बड़ा ड्रामा कहूंगी सरकार का। जब हमसे आश्वासन सरकार ने दिया था हमें कि भाई आपको आरक्षण हम देंगे, जब स्टार्टिंग हुई थी तब भी इन्होंने आरक्षण उस तरह से दिया जिसको हाई कोर्ट में जैसे ही कोई गया वो चैलेंज हो गया। इन्होंने वो एक 20 दिन का 22 दिन का गैप रखा। वो वाला फॉर्मूला तो, वो जो फॉर्मूला है ना मैडम, वो वाला फॉर्मूला तो अपनाने भी नहीं दे रहे ना। जब थोड़ा सा प्रेशर जब पड़ता है तब ये लोग आपकी बात मान लेते हैं, सरकार की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जो नंदिता हुड्डा भी कह रहे थे कि जो प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए किसी भी वर्ग को आरक्षण के लिए, कि उसका सैंपलिंग होगा, उसका एक आप कहें कि पूरा आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, वो वाली चीजें तो करने का टाइम आज भी नहीं दे रहे हैं। मुकेश जी, कल भी क्या हुआ है, कल भी इन्होंने कौन सा आरक्षण दे दिया? कल भी इन्होंने जो जेलों में लड़के बंद हैं, इन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी करवाने की बात तो इन्होंने 50 दिन पहले भी कही थी। आरक्षण की बात तो ये 1.5 साल पहले भी कह रहे हैं कि आरक्षण देंगे। जब ये बात कह रहे हैं कि आरक्षण देंगे, आर्थिक सहायता की जब बात है तब भी प्रेशर बनाया, तब इन्होंने आर्थिक सहायता की बात आपके कही। जो जाट नेता हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे वो खुश हैं, और उनको वो आपके सामने ही कह रहे हैं, कृष्ण लाल हुड्डा जी, कि सारी मांगे मान ली गई हैं। लेकिन मुकेश हुड्डा जी, ये जो आप कह रहे हैं, इनसे हमें जो सर्व जाट सर्व खाप की महिला अध्यक्ष हैं वो सहमत नजर नहीं आ रही। कहते ये वाली बात तो पहले भी सरकार कर रही थी, अब भी कर रही है। जाट आप इसका जवाब सोच के रखिएगा। एक बार कांग्रेस क्या सोच रही है इस विषय में, देखिए उनका क्या रुख है? राजपूत जी देखिए, आएंगे आपके पास, ये संतोष, वापस आऊंगा हुड्डा साहब आपके पास। रंजीता के पास एक बार हम चल रहे हैं। रंजीता जी, समझौता क्या सरकार से हुआ है? हुड्डा साहब है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे आपकी बातचीत जरूर हुई होगी, और पूरा जो मसला है उसमें उनकी भूमिका भी अहम बताई जा रही है। वो बैकडोर या पर्दे के पीछे जो नेता रहते हैं
उस तरीके से इस आंदोलन में पेश आए, ऐसे भाजपा वाले कहते हैं, आरोप लगाते हैं। अब इस बातचीत के बाद खुश हैं आप लोग भी? देखिए मुकेश, ये आरोप और प्रति आरोप की जो राजनीति है, तो शुरू से भाजपा को आदत है कि हर चीज का ठीकरा जो इनसे नहीं हो पाता है कांग्रेस के ऊपर फोड़ते हैं। पर जहां तक ये पूरे आरक्षण की बात है, ये देखिए कि समझौता 1 साल पहले भी कर चुके, फिर जैसे कि डुलसा में बताया जून में भी कर चुके। बात मुद्दे की ये पता कि ये है कि इनकी इच्छा नहीं थी जाटों को आरक्षण देने की, और कहीं ना कहीं अब जब दबाव पड़ा है और बसें जल गई और अभी आपने देखा कि डीएसपी के साथ जो लड़ाई हुई, तो ये सब चीजों के बाद इतने प्रेशर में सरकार आई है, तो इनको मजबूरन ये मानना पड़ा है। अभी भी पूरी तरह से नहीं माने हैं, जैसे कि अभी भैया जी बता रहे थे, अभी भी इन्होंने कंडीशंस वही लगाई हैं कि हम पूर्ण विचार करेंगे। देखिए, या तो हाँ होती है ना होती है, या तो आप कह दीजिए कि हमने मुकदमे वापस ले लिए। आप हर चीज पे अभी भी कह रहे हैं कि हम इस जो आग को बुझाने का काम नहीं करें। बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया है, और इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चर्चा अभी आधी हुई है, आधी बाकी है। इसलिए आप कहीं मत जाइए। ये आरक्षण की जो जंग है उतनी आसान नजर नहीं आती जितनी अभी हमें लग रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ जो पैनल है उसमें महिला वर्ग को हमने खास तौर से बुलाया है, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन है इसको महिला वर्ग किस तरीके से देख रहा है, गृहिणी किस तरीके से देख रही हैं, सोशल कार्य जो महिलाएं कर रही हैं वो इसको किस तरीके से लेते हैं, तो उनकी राय जानना भी जरूरी है। हमारे साथ पेशे से वकील हैं, समाज सेविका हैं, और आप बात करें तो जाति से जाटनी भी हैं। नंदिता हुड्डा के पास हम चल रहे हैं। मैडम, एक वकील के तौर पर, एक सच्चे समाज सेवी के तौर पर, एक बुद्धिजीवी के तौर पर, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये जो खेल हो रहा है आरक्षण के नाम पर, तो जैसे पेपर में आता है ना, इसे विस्तार पूर्वक समझाइए, तो आपको हम माइक दे रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले तो कि रिजर्वेशन किसको मिलने चाहिए। रिजर्वेशन जो पिछड़ा है उसको मिलने चाहिए। पिछड़े होने के लिए जो पैरामीटर है उस पे सबका सर्वे किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इसमें रिव्यू की जरूरत है। जो रिजर्वेशन है ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, जो वर्ग पीछे रह गया है उसको ऊपर लाने के लिए किया जाता है, और हर 10 साल में जो है इसका रिव्यू होना चाहिए। और जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 1993 है, उसके सेक्शन 11 में भी लिखा गया है कि हर 10 साल में इसका रिव्यू होना चाहिए। इंदिरा साहनी केस की जो डायरेक्शन है उसमें भी ये है कि रिव्यू होना चाहिए, पर ये ना तो आज तक स्टेट में किया गया है और ना ही अपना जो नेशनल लेवल पे किया गया है। तो जब तक जो बेसिक चीज है हम उसका समाधान नहीं करेंगे, तो चाहे हम उस रिजर्वेशन को दे के हम 9th शेड्यूल में डाल लें, चाहे कहीं डाल लें, वो वैलिड नहीं होएगा। पहले भी हरियाणा सरकार स्टेट में दे सकती है, केंद्र सरकार अपने वहां केंद्र में दे सकती है, पर जब तक हम प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे इसको बार बार चैलेंज किया जाएगा। और ये जो बात कह रही हैं ये बहुत आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बात कह रही हैं ये पेशे से वकील हैं, जाति से मैंने कहा जाटनी है, और बुद्धिजीवी हैं। तो जिन चीजों को ये फॉलो करने की बात कह रही हैं वो वाली चीजें फॉलो हो रही हैं मैडम हुड्डा? उन चीजों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये हमारा जो स्टे पहले भी दिया गया था उसमें कानूनी खामियां रह गई थी, इसलिए वहां पे स्टे हुआ है। तो जब तक ये एंटायर पॉपुलेशन का सर्वे नहीं किया जाएगा, जो पैरामीटर है उनके आधार पे नहीं किया जाएगा, तो इसको बार बार चैलेंज किया जाएगा और ये कामयाब होने वाली चीज नहीं है। इसलिए जो अपने कमीशन है उनको डायरेक्शन होनी चाहिए कि उनके लिए भी कोई समय सीमा तय होनी चाहिए कि इस समय के अंदर इसमें जो सारा सर्वे है इसको कंप्लीट किया जाए। और एकमात्र सिर्फ यही इसका आधार होगा जब हम सर्वे को एंटायर पॉपुलेशन को प्रॉपर सर्वे की बात पे एक बार मैं रंजीता हुड्डा के पास जा रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी हमने 2-1 हफ्ते पहले इंटरव्यू किया था चक्रव्यूह में, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने सर्वे भी किया था, बहुत सारे एफिडेविट में कागजात भी लगाए थे,
लेकिन जो ये सरकार आई वो वाला एफिडेविट के बदले एक और एफिडेविट दे दिया, वो उसमें काफी सारे पन्ने थे सैकड़ों की तादाद में, और फिर 2 पन्ने का एफिडेविट चला गया। यानी वो जो सर्वे की बातें थी, पिछला जो केस हिस्ट्री थी, वो धरी की धरी रह गई। देखिए मुकेश जी, जो पहले सर्वे करवाए गए थे बाकायदा उसके अंदर जाट इस कैटेगरी में आए थे। बात आज ये आती है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जब ये शुरू हुई था आरक्षण, जो पिछड़ापन कहते हैं उसके मापदंड को एक डिसाइड करना बहुत जरूरी है। उस टाइम आर्थिक और सामाजिक दोनों मापदंड इसके अंदर थे। सामाजिक तौर पे तो कहीं ना कहीं छुआछात वाली चीज खत्म हो चुकी है और रह गया सिर्फ आर्थिक। किसी भी गरीब की कोई जाति नहीं होती। आपको आज ही बैठकर मैडम हमारे संविधान में जो आरक्षण मिलता है ना, वो जातिगत आधार पे, मैं तभी कह रही हूँ 36 बरादरियों को मेरे हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, पर वो गरीबी रेखा से जो नीचे है उनको मिलना चाहिए। ढुल साहब, मैडम आपके पास भी आऊंगा। ढुल साहब काफी देर से उंगली उठा रहे हैं, पता नहीं किस पे उठाना चाह रहे हैं, उठाइए। नहीं देखिए मुकेश जी, मैं थोड़ा सा नंदिता मैडम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट जो है उसके तहत जो है सबसे पहले आवश्यकता थी बैकवर्ड क्लास कमीशन की गठन की। कांग्रेस सरकार के दौरान नहीं हुआ था। केसी गुप्ता आयोग जो था, केसी गुप्ता आयोग जो है गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। यही कारण था कि उस टाइम में एनसीबीसी ने उस मामले में जो है एनसीबीसी ने उसकी रिकमेंडेशन को नहीं माना, और एनसीबीसी ने नहीं माना, तभी राम सिंह वाले मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सेट असाइड हुआ था। लेकिन ये जो मसला था अभी पिछले, अगर हम 50 दिन की बात करें तो ये हमारे जो कृष्णलाल हुड्डा साहब बैठे हैं ये भी जानते हैं, और बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी जानते हैं, ये जो 50 दिन का आंदोलन था इसका आरक्षण से लेना देना नहीं था। इसका लेना देना ये था कि जो लोग आरक्षण के दौरान पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, उनको नौकरियां दी जाएं, उनके केस वापस लिए जाएं, यही मुख्य लक्ष्य था आपका कृष्णलाल हुड्डा साहब? क्योंकि आरक्षण की मांग तो इस आंदोलन में सेकेंडरी थी। नहीं मुकेश राजपूत, पहली मांग वो थी जो आपने बताई अभी। इस बात से मैं इस बात से आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हम आरक्षण नहीं, ये मुद्दे हमारे तो आरक्षण का मुद्दा हम फरवरी 2016 में लेके चले थे। ये मुद्दे तो उसके साथ उसमें हमारे साथ आरक्षण, हम ये नहीं कह रहे कि आप आरक्षण नहीं मांग रहे थे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा आरक्षण का है। केंद्र और राज्य दोनों में आरक्षण का मुद्दा है, और वही मुद्दा सुनो मेरी बात तो सुनिए आप। हम ये कह रहे हैं, अभी जो यशपाल मलिक आए थे उनको भी हमने इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना था जो आरक्षण वाला मसला है अभी तो क्योंकि वो कोर्ट में है, और कोर्ट में जब मसला है तो सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन इस बार ये जो आंदोलन किया गया था ये उन लोगों के लिए था जिनके ऊपर मुकदमे बने थे अलग अलग, और जो आपकी उनकी डिमांड्स रही थी, तो सरकार ने मान लिया कि 2016 से ही नहीं, जो 2010 से लेकर पूरे मामलों को मान लिया जाएगा। ये कह रहे हैं हम, आरक्षण की मांग तो है ही आपकी, उसमें कोई दो राय नहीं। जी देखो, अब बातों को 50 दिनों का मकसद अलग था, ये कह रहे हैं। के साथ में था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने स्पष्ट कहा था हमारी 7 मांगे, हम 7 मांगों को लेकर बैठे थे। हमारी सबसे पहली मांग केंद्र में आरक्षण और राज्य में आरक्षण पहली मांग है। दूसरे नंबर पर ये मसले हैं, और जो ये मसले हैं ये भी उतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों जगह आरक्षण हमारा सबसे मेन मुद्दा है। और वो तो उसके बगैर तो ये हमारा आंदोलन, जब सरकार ने इस पर हमारी सारी जो ये काम करना है सरकार को करना है, ये कमीशन बिठाना है, उस पर सर्वे करवाना है, क्या करना है, ये टेक्निकलिटी ये समाज थोड़ा जानता का काम थोड़ा है, ये तो सरकार करेगी। इतने दिनों से ये सरकार, 1 साल पहले इन्होंने वादा किया था आज तक केंद्र में के लिए, भाई हम ये उसमें केंद्र में आरक्षण देंगे, उसके लिए क्या समाज करना बैठेगा? सरकार को करना चाहिए। राज्य में इन्होंने जानबूझ के ऐसा बिल पास किया, पहले सरकार ने कोर्ट में वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार हम रुक कर रहे संतोष भैया का, सर पंचायत की अध्यक्ष, जो बात हुड्डा साहब कह रहे हैं या मैडम हुड्डा, नंदिता हुड्डा कह रही हैं, इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि दोनों के जो बयानात हैं इनमें कॉन्ट्रास्ट है। देखिए मुकेश जी, जो भी हालात पैदा किए गए, इसमें जाट समुदाय आर्थिक रूप से भी पीछे धकेला गया है, सामाजिक रूप से भी पीछे धकेला गया है। जिस जस्टिस केसी गुप्ता की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को रद्द किया गया, उसी जस्टिस केसी गुप्ता की रिपोर्ट पे आरक्षण हरियाणा में दिया गया। जो आपत्तियां जस्टिस केसी गुप्ता की रिपोर्ट पे थी उनको दूर नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा यहां पे क्लू है। आज तक कोई इसके बारे में बोलने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूं, जब तक वो आपत्तियां दूर नहीं की जाएंगी, उस आरक्षण को जो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गया है, क्या उसको हाई कोर्ट में बेनिफिट दिया जा सकता? हाई कोर्ट मैं यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डाउट, जो एक खेल खेला जा रहा है समाज के साथ, आज समाज ठगा सा महसूस कर रहा है। आरक्षण की जहां तक बात है, कोई आज आरक्षण के ऊपर कोई समझौता नहीं हुआ, जहां तक मुझे संज्ञान है।
केवल उन लड़के जो जेल में बंद है उनके ऊपर भी ये बात हुई है कि उनके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगे, जो निर्दोष हैं उनको छोड़ेंगे। ये बात इन्होंने 1.5 महीना पहले भी कही थी। एक बात बताइए, जैसे अपने पैनल में 2 वकील तो आज बैठे हुए हैं, नंदिता हुड्डा भी वकील हैं, ढुल साहब भी वकील हैं, दोनों का ताल्लुक भी जाट समुदाय से है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जो लोग बेगुनाह होंगे उनको तो कानून छोड़ेगा ही, जो बेगुनाह हो गए उसको कौन सा देश का ऐसा कानून है जो सजा दे सकता है? मैं वही कह रही हूँ मुकेश जी, जो बेगुनाह है उनको पकड़ा हुआ है, इसके मतलब यह है कि सरकार ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो बेगुनाहों को पकड़ा जो उनकी बेगुनाही है, अगर अगर किसी को शक के आधार पे भी पकड़ा जाता है तो वो कानून की दृष्टि में वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वो बेगुनाह होंगे तो बाहर आएंगे। और ये तफ्तीश करवाने की बात ये कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सरकार से कि इन्होंने इतने 1.5 साल से वो लड़के जेल में बंद हैं, उनका कौन जिम्मेदार है जो आज निर्दोष जेल में बंद है? सुनीता दुग्गल जी इनका जवाब देना चाह रहे हैं। मैडम, ये जो मसला था ये 2016 में हुआ था फरवरी में, और उन मामलों को वापस लिए जाने की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी सरकार ने कहा जो संगीन मामले हैं उनको हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन जो बेगुनाह होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और आपने वो डाला बीच में कि 2010 से लेकर अभी तक जितने मामले होंगे, तो ये क्या था? ये समझ नहीं आ रहा कुछ। मुकेश जी, ये देखिए, अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो ये क्या था कि जब चुनाव होने थे 2014 में, तो उस समय में कांग्रेस सरकार ने अफरा तफरी में अपने आप को, मैं ये कहूंगी कि अपने आप को एक जाट नेता के तौर पर पेश करने के लिए जिस तरह से केसी गुप्ता की जो है रिपोर्ट बनाई, और उसके बाद ये बिल्कुल उनको भी मालूम था कि ये रिपोर्ट जो है, क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ होगी, लेकिन उनको ये पता था कि तुम्हारी सरकार आनी नहीं है अपने आप को एक जाट नेता साबित करने के लिए, और ये कंपटीशन हो गया। देखिए, चौधरी देवीलाल होते थे जो सबको अपने साथ लेकर चलते थे, लेकिन INLD के जो दूसरे सुप्रीमो और इधर से जो कांग्रेस के सुप्रीमो है, दोनों के अंदर ये हो गया कि कौन सा अपने आप को जाट नेता साबित करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने जो है इस चीज को, मैं कह रही हूं कि जो भाईचारे के लिए जाट हमारे भाई जाने जाते थे, उनको इस तरह से बरगलाकर, उनको जो है मैं कहूंगी कि किस तरह से उनका माइंड जो है पॉल्यूट कर और उनको कहां लाकर खड़ा कर दिया, और इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे हमारे भाई ये इनको। देखिए, इतना अच्छा भाईचारा। आप मेरी बात सुनिए, कृष्ण लाल बात है, सरकार बात पूरी होने दीजिए। समुदाय को पूर्ण रूप से डिवाइड किया, आपको को अलग से बुलाया, जाट संघर्ष समिति को अलग से बुलाया, एक सांसद को छोड़ दिया, समाज को लगातार गाली दे दी। संतोष जी सुन लीजिए, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, अब आप चुप रहेंगी, मेरी बात सुनेंगी, और अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम आप मेरी बात का जवाब दें। आप मेरी बात एक करके एक दो वो आपकी सरकार उंगली करके खड़े हैं कि हमारी टर्न आए तो मैं रिप्लाई करें, तो आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही है मैडम? अच्छा मैडम, आइए आप अपने पॉइंट पे आइए। हाँ जी, तो मैंने आप जैसे आपकी सरकार हमें धमका रही है, ऐसे आप चैनल पे हमें धमका रही हो, कमाल की बात है। बात नहीं है, आप बात मैडम सुन लीजिए, दहिया जी सुन लीजिए, आपके पास आएंगे दहिया। चाहे राजस्थान देखिए, मैडम सुन लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी अगर हमारी जाट भाइयों को रिजर्वेशन दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और अब जो हरियाणा के अंदर भी कमीशन बनाया गया है बकायदा, लेकिन उनके ये हजम नहीं हो रही बात कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगर इनको आरक्षण दे देगी तो तुम्हारे हाथ से जाट खिसक जाएंगे। तो अपने आप की एक वो बनाने के लिए कि नहीं मैं नेता हूं, नहीं मैं नेता हूं, उन लोगों को जो है ये मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छा भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया। मैडम वापस आपके पास लौटेंगे। हमारी 36 मैडम सुन लीजिए आप। हाँ सुनीता जी सुन लीजिए। एक लाइन में पहले तो कुछ अगर भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की तो बीजेपी सरकार ने की है। इन्होंने एक सांसद को छोड़ा है, समाज को लगातार गालियां दी। मैडम पॉइंट पे लॉजिक, आज की जो डिबेट हो रही थी बहुत ही लॉजिकल। मैडम एक मिनट, मैडम भैया प्लीज सुनिए। मैडम आज की जो अपनी पूरी डिबेट रही ना, जितनी अभी तक गई है, वो पूरा लॉजिकल बातों पे बात कर रहे हैं, चाहे वो जाट समाज से हैं या जाट समाज से नहीं है, और वो बहुत अच्छा लग रहा है। नंदिता हुड्डा जब कह रही हैं कि ये खामियां रहेगी एक जाट नेत्री होने के बावजूद, जब ढुल साहब कह रहे हैं, कृष्णलाल हुड्डा जी कह रहे हैं, हम इसको भटकाते नहीं हैं। आपको कौन सी बात बुरी लग गई? आपको 30 सेकंड देता हूं क्योंकि समय कम है, आपकी बात हो चुकी थी पूरी। हाँ, बीजेपी सरकार ने जिस तरह से खापों को अलग बुलाया, जाट समाज की संघर्ष समिति को अलग बुलाया, इस तरह से इन्होंने एक सांसद को छोड़ दिया, समाज को लगातार गाली दे, और एक और इनका एक MLA है या पहले जो रहा है इनका, जिसको हम रोशन लाल आर्या कहते हैं,
इतनी गंदी गंदी गालियां समाज को दी है सरकार ने। एक मैडम आज के पॉइंट पे, मैडम आज के पॉइंट और पे आज डिस्कशन सुनीता जी जिस तरह से आपके टीवी चैनल पे जिस टोन में मुझसे बात कर रही है, ये कमाल की बात है कि सरकार इनकी है। जिस तरह से सरकार हमें धमकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। जब आप दोनों साथ में बोलेंगी, सुनो, आप दोनों रुकिए, आप दोनों जब एक दूसरे से बात करेंगी तो आप दोनों की पिच हाई हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा विराम दीजिए। दुल साहब क्या कह रहे हैं? मुकेश जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़ी गजब की आ जाई है कि भाजपा प्रवक्ता जी ने यह बात एडमिट कर ली है कि केसी गुप्ता की रिपोर्ट गैर कानूनी थी। यदि गैर कानूनी रिपोर्ट थी, भाजपा को पहले से पता था, उसके ऊपर इन्होंने आरक्षण क्यों दिया? इसके लिए भाजपा की सरकार को ये बात बतानी चाहिए। हमने कम समय नहीं दिया, सत्र चल रहा था, आप समाज को जाकर के बात करें, समय नहीं दिया, इसका मतलब आप गैर कानूनी रिपोर्ट के ऊपर दे देंगे आरक्षण? मुद्दा तो यही है, मैडम सुनिए, मुद्दा यही है। मैडम आप इस बात को मानिए, आपने खुद यहाँ पर चैनल पे माना है कि गैर कानूनी रिपोर्ट थी। गैर कानूनी रिपोर्ट के ऊपर आपने आरक्षण क्यों दिया? सबसे पहले इस चीज के बारे में आप जनता को जवाब दें, क्योंकि आपने खुद माना है यहाँ पर। चलिए इनसे भी जवाब लेंगे। रंजीता जी भी कुछ कहना चाह रही है। मैडम थोड़े थोड़े वाक्यों में। मुकेश जी, अभी सुनीता जी कह रही है कि हमें समय नहीं दिया गया। मैं इस बात से हैरान हूं, आज 13 महीने हो चुके हैं, 30 मौतें हो चुकी हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, और पिछले 50 दिनों से लोग फिर से दहशत में जी रहे थे कि दोबारा से वो हाल ना हो जाए, और जो कारोबार करना शुरू कर रहे थे फिर से अंदर दुबक के बैठ गए थे कि हरियाणा का फिर से वो हाल होने वाला है। अभी भी कह रहे हैं कि चलिए अब क्या है कि पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे, जो लॉजिकल पॉइंट्स थे। अब उतर आए हम पॉलिटिक्स पे, तो पॉलिटिक्स नहीं, लॉजिकल पॉइंट्स 50 दिन में क्या रहा। जी हुड्डा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मुकेश राजपूत जी, देखो भारतीय जनता पार्टी की अगर नीयत ठीक होती तो ये आरक्षण बिल जो मार्च 2016 में इन्होंने पास किया, वो अगर इनकी नीयत ठीक होती तो इनको सभी पता था इसमें क्या खामियां होती हैं, किस तरीके से हो सकती है। अच्छा बिल पास कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस जानबूझ के उसमें खामियां रखी और 1 साल ये जानबूझ के ये कोर्ट के चक्कर में हमारा 1 साल बर्बाद करवा दिया। और अब पता नहीं कोर्ट का फैसला किस तरीके से आएगा, उसके बाद फिर ये उसमें कुछ इस तरह के डाल देंगे। तो ये अपना टाइम निकालने की बात कर रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं थी, ये अपनी राजनीति कर रहे थे। ये इन्होंने 50 दिन से हम धरनों पर बैठे थे, इन्होंने सामाजिक भाईचारा एक तरफ तो आप समझौते की बात कर रहे हैं, सामाजिक भाईचारा नहीं टूट सकता। मैडम एक सामाजिक भाईचारा नहीं टूट सकता। हुड्डा साहब समाज एक है तो इनको मजबूत। हुड्डा साहब एक तरफ तो आप समझौते की बात कर रहे हैं कि सरकार ने सारी मांगे मान ली, दूसरी तरफ आप इनको पानी पी पी कर कोस रहे हैं, तो ऐसे कैसे बात बनेगी फिर बताइए? आप तो कह रहे हैं ना समझौता हो गया, सरकार ने सारी बातें मान ली। कोसने की बात नहीं है, जो इन्होंने मतलब जो हमारे जो ये कोसने की नहीं है, कोई नीयत ठीक होती नहीं कोसने की हम इनको कोई इस बारे में कोई क्रेडिट नहीं दे रहे सरकार को, कोई क्रेडिट नहीं है। ये हमारा हक था और हक के लिए ये सरकार को नाजायज मांगे नहीं मानी है, कोई मांग नहीं थी हमारी, जायज मांगी थी। इसमें क्या इसमें क्या हमने कोई अनड्यू बेनिफिट नहीं लिया है। कोई इसे सरकार को क्या इसको धन्यवाद देने की क्या बात है? जो हमारी जायज मांगी थी उसके लिए अगर सरकार ने वापस आएंगे हमारी इस कौम को इतना नंदिता हुड्डा जी के पास चलते हैं। नंदिता हुड्डा, 2 तरीके की बातें अगर हम कंपेयर करें सुनीता दुग्गल जी को और कृष्णलाल हुड्डा जी को, ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, हुड्डा साहब का बयान है। नंदिता हुड्डा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सुनीता दुग्गल कह रही हैं कि वो आयोग की रिपोर्ट इसलिए मान ली क्योंकि समय नहीं दिया। दोनों की बातें लॉजिकल लग रही हैं? देखिए, मैं तथ्यों पे आधारित लग रही है। मैं कहना चाहूंगी जो रिजर्वेशन के मामले में जाटों के साथ अन्याय तो हुआ है। 1991 में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स की अप्रूवल के साथ एक नोटिफिकेशन इश्यू हुई थी गुरनाम कमीशन में के आधार पे, जिसमें 9 जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद कंबोज कमीशन ने उसमें से जो जाटों को बाहर कर दिया और जिनको इंक्लूड किया गया वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उन जातियों को इंक्लूड किया गया जो मंडल कमीशन में थी। जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एडमिट नहीं किया गया था नेशनल लेवल पे भी, और ये डायरेक्शन हुई थी कि हर एक स्टेट अपनी अलग से जो है लिस्ट वो बनाएगी बैकवर्ड क्लासेस की। तो किस आधार पे 15 साल पुरानी रिपोर्ट को उठाकर और इनको इंक्लूड किया गया और जाटों को एक्सक्लूड किया गया? जब ये हुआ तो ये बहुत ही गलत हुआ था। तो उसी समय मतलब इसको ठीक किया जाना चाहिए था। किस आधार पे उन्होंने मतलब इसको जाटों को बाहर किया? तो वहीं से अन्याय शुरू हो जाता है। किसकी सरकार में था हुआ ये? देखो उस समय जो फैक्ट है मैं बताना चाहूंगी, भजनलाल की सरकार उस समय आई थी, कांग्रेस
कांग्रेस सरकार भजनलाल के नेतृत्व में बनी थी और भजनलाल का जो था वो जाटों को रिजर्वेशन देने का नहीं था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने मतलब इसको इस तरीके से जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी उठाया गया। उसमें बिश्नोई भी शामिल थे, जाट के साथ साथ बिश्नोई भी। चार जातियों को उसमें बाहर किया गया था, जो कि बहुत ही गलत है। और अब पता क्या है, अब क्या हुआ कि जो भूतकाल में हुआ उस पे अगर हम पंजाबी में कहें कि मिट्टी डालो, तो अब आपको जो आने वाली राह है, इस आने वाली राह मैं बता रही हूँ कि सिर्फ एक ही मात्र है। हाँ। कि एंटायर पॉपुलेशन का सर्वे किया जाए जिस पर कोई उंगली उठा ही ना सके। हाँ। और जो डिजर्व करता है उसी को मिले। हाँ। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। ढुल साहब, इनकी बात का समर्थन करेंगे आप? निश्चित रूप से पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे निश्चित रूप पर जब तक कि राज्य जो है पिछड़ा आयोग जो है इस मामले में जो है सर्वे नहीं करेगा, दिक्कत तब तक आएगी। मैं तभी बोल रहा हूँ, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि गैर कानूनी उसके ऊपर हम बात ये तो हम बिग बुलेटिन में बैठ के इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब बात वोट बैंक की आएगी तब आप ये वाली बातें नहीं करेंगे। ना भाजपा करेगी ना कांग्रेस करेगी। तब तो वोट बैंक नजर आएगा आपको, जातिवाद नजर आएगा, किसके वोट कितने ये नजर आएगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो एक अलग बात है। देखिए मुकेश जी, यहाँ पे आज का जो समस्या है ना, सबसे बड़ी हरियाणा के अंदर है। एक बहुत बड़ा समाज जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हरियाणा के अंदर हरियाणा की एकता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है इस सरकार के अंदर। सबसे पहली बड़ी गंभीर स्थिति जो है इस समय पर समाज को शांत करके उसको मुख्य धारा के साथ में दोबारा जोड़ने की है। पहली बात तो ये, उसके बाद में ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक बात सर्वे की है, तो बैकवर्ड कमीशन तो भाजपा ने बना दिया। अभी तक भाजपा ने उस बैकवर्ड कमीशन को क्यों नहीं सर्वे का काम दिया? एक साल के अंदर तो कंक्लूड भी हो जाता है वो सर्वे। भाजपा जवाब दीजिए सुनीता जी। मुकेश जी, देखिए कमीशन बिल्कुल हमारी सरकार के दौरान बनाया गया है और ये सारी बातें जो कि होनी चाहिए वो सब हमारी सरकार में होंगी और भाजपा कटिबद्ध है। मैं ये आपको कह रही हूं कि बिल्कुल जो है हमारे भाइयों को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है, जरूर देगी। और वो जो इनकी मंशा है उसको पूरा नहीं होने देगी। ये सोच रहे हैं कि हम इधर खींच रहे, वो भाई समझेंगे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, भाईचारे को बना के रखना चाहती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहती है। तो हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जितनी भी नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म्स जो हैं एक एक करके पूरे बिल्कुल कानूनी तरीके से है भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी ताकि हमारे भाइयों को रिजर्वेशन मिले। संतोष जी, आरक्षण एक बहुत बड़ा गेम हो गया। जब तक सर्वे दोबारा से नहीं होगा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जैसा कि हमने तो मैडम आप पूरा जो जाट समुदाय है उनके बीच में रहती है, उनके बीच में घूमती हैं, तो ये वाली बातें आप जब उनसे मिलती हैं तब आप उनको बताती हैं? हम उनको बताते हैं। तो वो आपकी बात पे यकीन नहीं करते? नहीं, यकीन करते हैं। उनको मालूम है कि हम हमारे साथ ठगी हो रही है, उनको मालूम है। मुझे आप ये बताइए, ठगी वाला जो सुनिए मैडम, फिर आपने जैसे अभी सुना ना, वो आवेश में निकल गया कि आप लोगों ने टाइम नहीं दिया, लेकिन सच्चाई तो वो भी है ना। अब जैसे सर्वे के लिए टाइम तो चाहिए होगा ना, वो वाला टाइम वो कैसे ले लें जब हरियाणा जल रहा हो? 1.5 साल नहीं, मुझे ये बताइए आप, पहले हरियाणा जल रहा था, अब इनको लगा दिल्ली रोक देंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज पे आ गए। मुकेश जी, एक मिनट, इस समाज के साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। कांग्रेस ने भी खेला था, कौन खेल रहा है, और आज बीजेपी भी खेल रही है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जो लड़के हमारे जेलों में बंद हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता, इंक्वायरी करवाएंगे। वहां कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है। जो इनोसेंट लड़के जेलों में बंद है उनको नहीं छोड़ा जा सकता। उस आरक्षण के दौरान जो आतंकवादियों की तरह उनके साथ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया उन लड़कों के ऊपर, क्या वो देशद्रोही है? वो इस व्यवस्था का शिकार हुए हैं। वो आतंकवादी नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, वो इस व्यवस्था का शिकार हुए। सरकार को उनको एक मुश्त छोड़ना चाहिए। हम इस बात की आपके चैनल से चैलेंज करते हैं कि उन लड़कों के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है जिस तरह सरकार प्रूव करने की कोशिश कर रही है। देशद्रोह का मामला जिन पर दर्ज हुआ है उन पर ये देशद्रोह का मामला वापस लिया जाना चाहिए, ये मोटे तौर पे आप ये कह रही हैं। बिल्कुल, कंधार तक आतंकवादी छोड़े जा सकते हैं, तो क्या हमारे जो कंधार पे तो जो छोड़ के आए थे ना आतंकवादियों को, वहां पे उनको एस्कॉर्ट करके, उसकी तारीफ कोई नहीं करता मैडम, ठीक है। वो लेकिन क्या इन लड़कों को गुजरात में पटेलों के ऊपर से 850 केस FIR वापस हुई मांग रहे हैं। अभी देखिए 36 बिरादरी का जो पाड़ने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 35 बिरादरी कर दी और एक बिरादरी नंदिता जी बीजेपी आई है। नंदिता जी, बिरादरियों की बात हुई थी क्या मुकेश? मैडम एक मिनट बीजेपी सरकार आई। नंदिता जी, एक तरफ भाईचारा, एक तरफ वोट बैंक और एक तरफ कानून व्यवस्था और एक तरफ रूल रेगुलेशन, चारों का आप
देखते हैं कि सामंजस्य बैठता है आपस में। मुझे आप ये बताइए, हुड्डा जी से सवाल है मेरा। हाँ। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि 1952 में हमारा जो रिजर्वेशन वो 2% था और आज वो 60% तक पहुंच गया है कई स्टेट में, तो 60% के करीब। हल क्या है इसका? हल जानना चाहते हैं। इसका हल ये है कि आज ये अपनी व्यक्तिगत राजनीति यहाँ कर रही है, इनको समझौता सरकार का हमारे से क्या समझौता हुआ है, जब सर्वे किया जाएगा तो उस आधार पे वो जातियां बाहर निकलेंगी। हुड्डा साहब सुन लीजिए, ज्ञान की बातें बता रही हैं, वो भी हुड्डा जी हैं, मैडम हुड्डा हैं, तो आप सुन लीजिए उनसे। जी मैडम, जारी रखिए। देखिए, सिर्फ हमने इंक्लूजन किया है, किसी का भी किन्हीं भी जातियों का आज तक एक्सक्लूजन नहीं किया है। तो पर प्रॉपर सर्वे किया जाए और जो जातियां अपने मतलब अच्छे स्तर पे आ गई हैं उनको बाहर निकाला जाए और जो जरूरत है जिनको उनको रिजर्वेशन दिया जाए, ये ही एकमात्र समाधान है। बात तो आपने सोपति की कही है, लेकिन ये बात कितने लोगों को पसंद आई है, कितनों को नापसंद आई है, कितने इसको मानना चाहते हैं, कितने वोट बैंक की खातिर इस बात को मान तो जाएंगे लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बात वोट बैंक की है। बहरहाल आज की जो परिचर्चा है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये वक्त सभी लोगों के लिए सोच विचार करने का है कि कौन उनके साथ खेल रहा है और कौन से किसी पर्टिकुलर पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात पॉलिटिशियंस की कर रहे हैं, आम लोगों की कर रहे हैं। तो आम लोग कब इतने ज्यादा आप कहें कि होशियार होंगे कि राजनीतिज्ञों की जो बोली है उसको समझने लगेंगे, उनके लिए क्या भला है क्या बुरा है ये समझने लगेंगे। बिग बुलेटिन को बहरहाल हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला ईटीवी पर हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।